नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं एग्रियंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध रूप से शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले ले रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और राजवंशों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। दोस्तों, अभी तक आपने यदि एग्रियंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। और हमारी रेगुलर क्लासों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे एग्रियंस क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, एवं वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोर्स परचेस कर सकते हैं आप। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं मारवाड़ का आज अपने मारवाड़ रियासत स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले मारवाड़ रियासत। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में आज जो अपनी यूनिट रहेगी वो रहेगी मारवाड़ रियासत। और देखो, मारवाड़ रियासत में वंश कौन सा चलता था तो आपको पता होना चाहिए। मारवाड़ रियासत में वंश चलता था राठौड़ राजवंश। बोलो, कौन सा वंश चलता था? राठौड़ राजवंश। और ये मारवाड़ रियासत है जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत किस प्रकार से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत है। और इस मारवाड़ रियासत में वंश कौन सा चल रहा है? राठौड़ राजवंश। तो आपको ध्यान रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये जो राठौड़, ये राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति। प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति कौन सी थी तो आपको ध्यान उत्तर क्या होना चाहिए? राठौड़। और ये कौन सी रियासत में थे? मारवाड़ रियासत में। और मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। अब देखो, इन राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर कई विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति, राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर कई विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, जिनमें मुख्यतः एक तो देखो किसका नाम आता है? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड, जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बोलो किसको? कर्नल जेम्स टॉड को। और इनके साथ एक और है मुहुणोत नैणसी। मुहुणोत नैणसी। और जो दूसरा प्रमुख मत देते हैं वो कौन देते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर वैसे तो कई मत चलते हैं, जो मुख्यतः दो मत चलते हैं। एक कौन देता है? कर्नल जेम्स टॉड और मुहुणोत नैणसी। और दूसरा कौन देता है? गोपीनाथ शर्मा। तो देखो, मुहुणोत नैणसी के अनुसार या कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? घेड़वाल वंश से। बोलो किससे हुई है? घेड़वाल वंश से। कर्नल जेम्स टॉड एवं मुहुणोत नैणसी राठौड़ों की उत्पत्ति घेड़वाल वंश से बताते। और ये घेड़वाल वंश कहाँ पर था तो आपको ध्यान होना चाहिए, घेड़वाल वंश यूपी में था। और यूपी में भी कौन सी जगह? कन्नौज। कन्नौज यूपी में। मुहुणोत नैणसी एवं कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज यूपी के घेड़वाल वंश से हुई है। जबकि दूसरा मत कौन देते हैं? गोपीनाथ शर्मा। शर्मा जी क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। शर्मा जी कहते हैं कि ये राठौड़ भाई कहाँ से आए हैं? ये राठौड़ आए हैं कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से।
और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, यदि मैं ऐसे कह दूं कि दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया है, कौन सा? दक्षिण भारत का। और दक्षिण भारत के कौन से वंश से बताते हैं शर्मा जी? तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रकूट वंश से। राष्ट्रकूट वंश से मतलब गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति कर्नाटक, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से हुई है, जबकि कर्नल जेम्स टोड एवं मुहम्मद नैन्सी के अनुसार कन्नौज यूपी के घेड़वाल वंश से हुई है। अब इनमें सत्यता कितनी है, किसकी बात सही माने? तो देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना हो गया भारत। जैसा भी बना ठीक है, अपन ज्योग्राफी की नहीं भाई, इतिहास के टीचर है ना, फिर भी कोशिश की आपके लिए बढ़िया ही बनाया है। तो देखो ये हो गया भारत। अब क्या है कि पहले पूरे उत्तर भारत में किसका राज था? मौर्यों का। थोड़ा ध्यान से सुनना स्टोरी को, आपको पता चल जाएगा कि मारवाड़ के अंदर राठौड़ आए कैसे थे। पूरी स्टोरी आप यदि अभी शुरू से बढ़िया सुनोगे तो आपकी पूरी स्टोरी फिल्म की तरह बैठ जाएगी। मतलब कि पहले उत्तर भारत में किसका राज था? मौर्यों का। पूरे उत्तर भारत को बांध के रखा था मौर्यों ने। लेकिन जैसे ही मौर्यों का समापन हुआ तो पूरे उत्तर भारत में एक वंश आया था जिसका नाम था गुप्त। लेकिन जब गुप्तों का समापन हुआ तो ऐसा बताते हैं कि ऐसा कोई वंश या शासक नहीं आया जो पूरे उत्तर भारत को बांध के रख सके। लेकिन बाद में एक शासक आया जिसका नाम था हर्षवर्धन। बोलो क्या नाम था? हर्षवर्धन। और मौर्यों एवं गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्यों एवं गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। लेकिन बाद में जब हर्षवर्धन शासक बना था, ये शासक बना था 606 में और 647 तक शासक रहा था। 606 से 47 तक ये शासक रहा था। 41 वर्ष तक इसने शासन किया था। जैसे ही हर्षवर्धन शासक बना तो इस हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? कन्नौज को। इस हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को। और इस कन्नौज को इतना डेवलप कर दिया था आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, हर तरह से ये टॉप लेवल पर था कन्नौज, क्योंकि 41 साल में हर्षवर्धन ने इसको बहुत टॉप कर दिया था। अब जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो इस उत्तर भारत की ओर एक वंश आता है और उस वंश का नाम क्या है? आयुध वंश। उस वंश का नाम क्या है? आयुध वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 में इधर एक वंश आता है उत्तर भारत में जिसका नाम था आयुध वंश। और आयुध वंश में दो भाई हुए थे। एक का नाम तो था इंद्रायुध। बोलो क्या नाम था? इंद्रायुध। और दूसरे का नाम था चक्रायुध। इंद्रायुध एवं चक्रायुध, ये दोनों एक नंबर के लफोड़ आदमी। दोनों ढंग से गद्दी पर बैठ ही नहीं पाए थे। ये बैठे तो ये उतार दे, ये बैठे तो ये उतार दे। इस प्रकार दोनों में आपसी लड़ाई का फायदा उठाया। और इस कन्नौज को मैंने बताया हर्षवर्धन ने बहुत डेवलप कर दिया था, टॉप लेवल पर था ये। तो इस पर सबकी नजरें थी, इस कन्नौज पर सबकी नजरें थी। तो देखो इधर पश्चिम की ओर से किसकी नजरें थी? प्रतिहारों की। बोलो किसकी नजरें थी? प्रतिहारों की। इधर पूर्व में एक वंश चलता था जिसका नाम था पाल वंश। कौन सा वंश था? पाल वंश। और इधर दक्षिण में था जो जिस वंश का नाम था राष्ट्रकूट। बोलो क्या नाम था? राष्ट्रकूट वंश। अब देखना भाई, इस आयुध वंश में दो राजा हुए, भाई हुए, इंद्रायुध और चक्रायुध। दोनों आपस में लड़ रहे थे इस कन्नौज की गद्दी के लिए। इसका फायदा किसने उठाया? पूरब से पाल वंश, इधर पश्चिम से प्रतिहार वंश और नीचे दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश। इन्होंने क्या करा? इस पाल वंश का शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। बोलो क्या नाम था? धर्मपाल। इस धर्मपाल ने क्या करा? इसे सीधा कन्नौज पर आक्रमण किया था। और इस टाइम जब आक्रमण किया तो इस टाइम कन्नौज का शासक कौन था? इंद्रायुध। इस धर्मपाल ने इस इंद्रायुध को गद्दी से हटाकर और गद्दी पर किसको बिठा दिया था? इस चक्रायुध को। इधर
प्रतिहार शासक था जिसका नाम था वत्सराज। बोलो क्या नाम था? वत्सराज। इस वत्सराज को पता चला कि हरामखोर धर्मपाल पहुंच गया कन्नौज। ये यहाँ से अपनी सेना लेकर और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा और ये वत्सराज सीधा आगे बढ़ा और कहाँ पहुंच गया था? कन्नौज। और इस कन्नौज आगे बढ़ा और इस धर्मपाल को भगाया और इस चक्रायुद्ध को गद्दी से हटाकर वापस किसको गद्दी पर बिठा दिया था? इंद्रायुध को बिठा दिया था। इस बात का पता किनको चला था? राष्ट्रकूटों को। और ये भाई साहब राष्ट्रकूट कन्नौज पर अधिकार करने के लिए यहाँ से सेना लेकर निकले, लेकिन इनका एक दुश्मन था। बीच में एक पर्वत पड़ता था जिसका नाम था विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत भाई साहब चढ़ेर उतरेर चढ़ेर उतरेर चढ़ेर उतरेर सीधे राष्ट्रकूट कहाँ पहुँच गए थे? कन्नौज पहुँच गए थे। राष्ट्रकूट कहाँ पहुँच गए थे? कन्नौज पहुंच गए। और इन्होंने कन्नौज बुरी तरह वत्सराज को लपकाया। वत्सराज तो भाग गया था, राजस्थान पार कर गया था। और इसमें इन्होंने क्या करा? इस कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने? राष्ट्रकूटों ने। और इस इंद्रायुध को गद्दी से नहीं हटा और इन्होंने कहा कि देख अब तू हमारे अधिकार में रहेगा। इंद्रायुध ने कहा ठीक है हम आपके अधिकार में रह जाएंगे, मतलब कि ये राष्ट्रकूटों। लेकिन जब राष्ट्रकूट यहाँ से कहाँ आ गए थे? कन्नौज आ गए थे। तो इधर पीछे राष्ट्रकूटों की यहाँ राजधानी थी जिसका नाम क्या था? मान्यखेत। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी जिसका नाम क्या था? मान्यखेत। इस मान्य यार दक्षिण में भी छोटे मोटे वंश पाल, चोल, गांगे, चालुक्य, इन छोटे मोटे वंशों ने आपस में गठबंधन करके और इस मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था। इन राष्ट्रकूटों को पता चला था कहाँ पर? कन्नौज में, कि इधर अपन गंगा लूटना है, उधर अपनी गंगा लूट गई, अपनी राज्य राजधानी मान्यखेत पर अधिकार कर लिया है। तो ये राष्ट्रकूट यहाँ से आगे वापस चढ़ेर उतरेर चढ़ेर उतरेर चढ़ेर उतरेर कहाँ पहुँचे? मान्यखेत। और इन सब छोटे मोटे वंशों को भगाकर अपने स्थान पर भेज दिया। इधर जैसे ही पता चला धर्मपाल को, अच्छा सीट खाली है, ये तुरंत वापस चला वापस और सीधा कहाँ गया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और इस इंद्रायुध को वापस गद्दी से हटाकर वापस किसको बिठा दिया था? चक्रायुध को। जैसे ही वत्सराज को पता चला कि हरामखोर वापस आ गया, ये यहाँ से सेना लेकर कहाँ पहुँच गया? वत्सराज भी कन्नौज पहुँच गया। और इसने तुरंत इस चक्रायुध को हटाया और वापस किसको बिठा दिया? इंद्रायुध को। इधर राष्ट्रकूटों को पता चला कि अच्छा वत्सराज वापस आ गया है, ये वापस सेना लेकर गए चढ़ेर उतरेर सीधे कहाँ पहुँच गए थे? कन्नौज। तो ये वत्सराज को वापस भगा दिया यहाँ से। अब राष्ट्रकूटों को वापस, जैसे ही राष्ट्रकूट कन्नौज गए, वापस से छोटे मोटे ने वापस किस पर अधिकार कर लिया था? मान्यखेत पर। राष्ट्रकूट वापस कहाँ आए? इस प्रकार से क्या हुआ भाई? ये राष्ट्रकूट आते गए, इधर से धर्मपाल, इधर से वत्सराज, ऐसे करते करते भाई ये संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? 150 वर्षों तक चला था भाई ये संघर्ष। 150 वर्षों तक चला था। और कितने पक्षों के बीच में चला था? 3 पक्षों के बीच में, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। तो बताओ इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? 150 वर्षों तक चला था। किस किस के बीच में? राष्ट्रकूटों, प्रतिहारों एवं पालों के बीच में जो संघर्ष चला था उसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। कितने वर्षों तक? 150 वर्षों तक। लेकिन ये कहा जाता है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी मानी जाती है? तो ये ध्यान रखना आपको, अंतिम विजय तो राष्ट्रकूटों की ही मानी जाती है। अंतिम विजय किसकी मानी जाती है? राष्ट्रकूटों की। लेकिन इस पर अधिकार किसका रहा था? कन्नौज पर प्रतिहारों का अधिकार रहा था। बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रकूटों ने ये सोचा कि अब हम जाएंगे नहीं, प्रतिहारों को पहले उसको डेवलप करने दो, हम जाएंगे लूट माट मचा के वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से राष्ट्रकूट जाते कुछ समय बाद और कन्नौज को लूट पाट करके वापस अपने मान्यखेत आ जाते। तो इसलिए मान्यखेत भी सुरक्षित थी और कन्नौज से भी लूट पाट करके लेके आ जाते थे। अब हुआ क्या था? ये जाते जाते परेशान हो गए। बीच में इनका ये दुश्मन था विंध्याचल पर्वत, चढ़ना उतरना। तो इन्होंने क्या करा कि अपने कुछ राष्ट्रकूटों को यहीं पर छोड़ दिया था। अपने कुछ राष्ट्रकूटों को यहीं पर छोड़ दिया था। और कन्नौज के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है गेडवाल। बोलो उस गांव का नाम क्या है? गढ़वाल। उस गढ़वाल गांव में राष्ट्रकूटों को छोड़ दिया था। 4-5 राष्ट्रकूट यहीं रहने लग गए थे। और बाद में जब धीरे धीरे इन्होंने राष्ट्रकूटों ने इधर जाना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे ये गढ़वाल गांव में रहने के कारण राष्ट्रकूट क्या कहलाने लग गए? धीरे धीरे गढ़वाल गांव में रहने के कारण ये राष्ट्रकूट कहलाने लग गए गेहड़वाल।
बोलो क्या कहलाने लग गए थे? घेड़वाल। अब मुझे ये बताओ कि आप राठौड़ों की उत्पत्ति चाहे घेड़वालों से करवा लो या राठौड़ों की उत्पत्ति आप राष्ट्रकूटों से करवा लो, तीनों क्या है? तीनों भाई है, क्योंकि घेड़वालों की उत्पत्ति किससे हुई है? राष्ट्रकूटों से। अब आप राठौड़ों की उत्पत्ति चाहे राष्ट्रकूटों से मानो या घेड़वालों से मानो, बात एक ही, मतलब कि तीनों क्या है? तीनों भाई है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये घेड़वाल तो कहना लगे, लेकिन अपना प्रश्न ये है कि ये घेड़वाल कन्नौज यूपी से अपने राजस्थान किस प्रकार आए थे, अपना प्रश्न ये है। तो अब देखो इस घेड़वाल वंश में एक शासक हुआ था, आपको पता है, जिसका नाम है जयचंद घेड़वाल। बोलो क्या नाम है? जयचंद घेड़वाल। घेड़वाल वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम है जयचंद घेड़वाल। और इसी जयचंद घेड़वाल के वंश में एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है सेतराम। देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि ये घेड़वालों की उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से किस प्रकार हुई है। उत्तर भारत में शासक आया था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद में एक शासक वंश आता आयुध वंश। आयुध वंश में दो भाई हुए थे, इंद्रायुध और चक्रायुध, लेकिन दोनों आपसी झगड़े के कारण कन्नौज पर अधिकार कर नहीं पाए थे। तो पाल, प्रत्यार एवं राष्ट्रकूटों ने अपनी नजरें गड़ा ली थी कन्नौज पर। तीनों के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। अंतिम विजय राष्ट्रकूटों की मानी जाती है, लेकिन अधिकार प्रत्यारों का रहा था। राष्ट्रकूटों ने धीरे धीरे कन्नौज जाना बंद कर दिया और अपने कुछ राष्ट्रकूट वंश के व्यक्तियों को यहीं पर रहने लग गई थी, घेड़वाल गाँव में। और गढ़वाल गाँव में रहने के कारण ही धीरे धीरे यह क्या कहलाने लगे? घेड़वाल कहने लगे। इस प्रकार घेड़वालों की उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से तो हो गई। अब अपन देख रहे कि ये घेड़वाल अपने राजस्थान मारवाड़ की और किस प्रकार से आए थे। तो घेड़वाल में वंश में शासक हुआ था जयचंद घेड़वाल। पृथ्वीराज चौहान के टाइम आपने नाम सुना होगा, संयोगिता का पिता, और उसी का वंशज था जिसका नाम था सेतराम। ये जयचंद घेड़वाल का वंशज था। जयचंद घेड़वाल का वंशज था जिसका नाम क्या था? सेतराम। अब इस सेतराम जी के 100 पुत्र, हाँ वो करने की जरूरत नहीं है, पहले 10-12 रानियां होती थी, 8-10 का एवरेज आ ही जाता था। तो इस सेतराम जी के कितने पुत्र? 100। लेकिन जब 51वां पुत्र हो रहा था, जब इनके 51-50 तो हो लिए थे, जब 51वां पुत्र हो रहा था तब सेतराम जी की डिलीवरी रात का टाइम हो रही थी। अब आजकल तो क्या कि पहले महीने मित्तल, जनाना ये चक्कर काटने लग जाते हैं, पहले तो डिलीवरी घर पे होती थी, बाई जी करवाते थे। तो इस सेतराम जी ने एक तो बाई जी को नियुक्त कर दिया था रात को कि रानी के पास में रहना है, और एक क्या करा, उस पंडित को बोल दिया कि पंडित जी आपको भी आज रात को यहीं रुकना है, और जैसे ही पुत्र या पुत्री हो आप चंद्रमा की रोशनी के आगे एक लाइन खींच देना, और मैं सुबह आऊँगा, उस रोशनी की लाइन के आधार पर टाइम सेट करके और मैं इसकी जन्म कुंडली बना दूंगा। पंडित जी ने क्या करा, अपने बेटे को वहाँ छोड़ दिया था कि तू यहीं रुक जाना, जैसे ही पुत्र या पुत्री हो तू चंद्रमा की रोशनी के आगे लाइन खींच। पहले यही चलती थी, सौर घड़ी, चंद्र घड़ी। तो उसने कहा ठीक है। अब उस पंडित के लड़के को क्या खा पी के सोया था, नींद आ गई। अब रात को लड़का हो गया। अब हो गया तो भाई उठाने इसको, अरे उठ उठ, के हो लिया, के हो कब कहीं हुआ है। तो उसने पंडित के लड़के ने कहा कि तू किसी को कहना मत, अपने बाप का क्या जा रहा है, ये ले अब भी खींच देते हैं लाइन। और उसने क्या करा कि थोड़े टाइम बाद लाइन खींच दी। सुबह पंडित जी आए, पंडित जी ने लाइन देखी, समय देखा और जन्मपत्री बनाती। जन्मपत्री बनाते पंडित जी का दिमाग खराब। अब सेतराम जी ने पूछा, हाँ भाई पंडित जी बताओ क्या है जन्मपत्री में। तो पंडित का नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सेतराम जी ने कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। तो पंडित ने कहा कि ये लड़का आपके वंश का नाश करेगा। अरे तेरी। और यदि सेतराम जी आपने इस लड़के का मुंह देख लिया, यदि आपने इस लड़के का मुंह देख लिया तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। सेतराम जी ने कहा अरे यार ये तो मरवाएगा भाई, ये तो मरवाएगा। तुरंत सेतराम जी ने जल्लादों को बुलाया और जल्लादों को बुला के कहा कि इसको ऐसे करो, जंगल में छोड़ियो, अपने तो वैसे ही खाने 50 है और अभी टाइगर जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे करो जंगल में छोड़ियो। अब वो जल्लाद जब इस बच्चे को लेकर जंगल में जा रहे थे तो उनको क्या है कि एक जल्लाद का जी पिघल गया था कि यार नहीं, ये छोटा बच्चा अभी अभी तो लॉन्च हुआ, इसको क्या मारना। तो उन्होंने क्या करा कि उसको मारने के बजाय शेर की गुफा के आगे छोड़ दिया और वापस आ गए। और वो लुढ़क कर कहाँ चला गया था, गुफा के अंदर। और उसी टाइम शेरनी ने भी 4 शावकों को जन्म दिया था। तो शेरनी ने सोचा ये भी अपना ही प्रोडक्ट है, और इस 5वें बच्चे को भी शेरनी ने अपने 4 बच्चों के साथ में पालन पोषण कर दिया। अब ऐसा भी हुआ, शेर के बच्चों के साथ बड़ा हुआ तो वही शेरों की तरह नाखून, शेरों की तरह बाढ़, उनकी तरह व्यवहार करे, उनकी तरह लड़े। अब क्या हुआ था, अपने इधर मारवाड़ से देखना भाई, अपने इधर मारवाड़ से और पालीवाल ब्राह्मण, अपने इधर मारवाड़ से पालीवाल ब्राह्मण
ये क्या हुए थे, एक बार व्यापार के लिए कहाँ जा रहे थे, कन्नौज की ओर जा रहे थे। जब कन्नौज की ओर जा रहे थे तो कन्नौज पहुंचने वाले तो इन्होंने जंगल में देखा कि 4-5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे अटकेलियाँ खेल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि देख यार शेर लड़ रहे हैं। तभी एक दूसरे ने चमाड़ लगाई कि ढंग से देख, एक तो अपने जैसा आदमी है। कि हाँ यार ये ठीक है। और ये सीधे कहाँ पहुँचे थे, सेतराम जी के पास में, और जाके बोला कि वाह भाई साहब आपका क्या साम्राज्य, यहाँ 15-15 साल के लड़के शेरों के साथ खेल रहे हैं। सेतराम जी ने इनको कहा तुम काम क्या आए हो, पहले ये बता दो, मैं ही मिला क्या सुबह सुबह तुम्हें। कर नहीं मैं हम देख के आए हैं जंगल में। तभी वो जल्लाद खड़ा था, उसको लगा कि अब पता चल जाएगा। उसने सेतराम जी से कहा कि देखो एक बात है कि वो जो आपके लड़का हुआ था इक्यावनवा, उसको क्या है कि हमारा जी पिघल गया था और हमने उसको मारा नहीं था, शेर की गुफा के आगे छोड़ दिया, और मैं पक्का कह रहा हूँ ये वही लड़का है। और तेरी सेतराम जी ने कहा मरवाओगे तुम। जितने में वो दासी आ गई, उसने कहा कि ऐसी बात है कि ये पंडित का लड़का सो रहा था उस टाइम और इसको भी नींद आ गई थी, वो लाइन क्या थोड़ी बाद में खींची थी। सेतराम जी कह रहे साले तुम सारे के सारे मिलके मेरे को मरो, कहीं जंगल में जाता शिकार के लिए और उसका मुंह देख लेता तो। तब सेतराम जी ने तुरंत पंडित को बुलाया और कहा कि थोड़ा टाइम आगे पीछे करके और वापस जन्म कुंडली बनाओ। उस पंडित ने वापस टाइम आगे पीछे करके जन्म कुंडली बनाई। तो उसने कहा था कि ये बच्चा यदि 1 मिनट भी पहले पैदा हुआ होगा तो नए साम्राज्य का संस्थापक बनेगा ये, और आपके वंश को बहुत आगे लेके जाएगा। और सेतराम जी आपको बता दूं, यदि अशोक सर द्वारा कभी आपको पढ़ाया जाएगा तो इसी बच्चे के कारण पढ़ाया जाएगा, ये 51वें बच्चे के कारण। सेतराम जी ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा, जाओ और इस 51वें बच्चे को वापस जंगल से पकड़ कर लेकर आओ। अब ये लेकर वैसा वो तो वैसे शेरों की तरह व्यवहार करे, इसको घायल करके कहाँ लेके आए, दरबार में लेकर आए। इसको पहले तो सेतराम जी ने कहा इसको ले जाओ, पहले भाई ब्यूटी पार्लर ले जाओ, इसको बढ़िया नहा धो के कटिंग करवा के ब्लीच फ्लीच जो भी आईब्रो सो होते सब करवाओ, इसके एकदम तैयार करके लाए। तैयार करके तो ले आए लेकिन बोलना नहीं आई। तुरंत एग्रीएंस क्लासेज में फ़ोन किया कि तुरंत नेमीचंद जी सर को बुलाओ और इनको हिंदी की क्लास दिलाओ और इनको बोलना सीखो। तुरंत एग्रीएंस क्लासेज में लाकर इनको हिंदी सिखाई गई। आपको बता दूं यहाँ हिंदी की क्लास भी बहुत अच्छी होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। तो इसको हिंदी सिखाई गई। अब ये थोड़ा बोलना सीख गया। तो इसको कहा कि अब नामकरण करते हैं इसका, तो क्या नाम क्या रखा जाए। तो कहा कि रखना क्या है, जब शेरों के साथ लड़ रहा है, सिंहों के साथ लड़ रहा है, तो नाम क्या रख दिया जाए इसका, सिंहा। बोलो नाम क्या रख दिया जाए, सिंहा। अब यही पालीवाल ब्राह्मण जब दूसरी बार कुछ समय बाद में जब वापस यहाँ आए थे तो सेतराम जी ने इनका धन्यवाद किया था कि यार तुमने मुझे वो बात बताई थी, वो बात तुम्हारी सही थी, वो यही लड़का है और मेरा ही लड़का था वो, और वो शेरों के साथ लड़ रहा था। आप तुम जो मांगो मैं देने को लिए तैयार हूँ। तब इन पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा था कि हमारे उधर सिंध आक्रमणकारी है, अरब आक्रमणकारी है, ये बार बार आक्रमण करते हैं और हमारे मारवाड़ को लूट लेते हैं, हमें व्यापार नहीं करने देते हैं, हमारी गायों तक को मार देते हैं। इसलिए आपके तो खाने वैसे ही खाने, तो हमें कोई एक ऐसा लड़का दे दो जो हमारे वहाँ पर राजा बन जाए और हमारी रक्षा कर सके। तो सेतराम जी ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा उसको ले जाओ। क्यों ले जाना क्या है, जो शेरों के साथ लड़ सकता है तो वो सिंध आक्रमणकारियों से तो लड़ ही सकता है, फिर इसको ही दे दो। क्या अच्छा है। सेतराम जी ने कहा हाँ भाई सिया, जा इनके साथ मारवाड़ की ओर और जाकर इनकी रक्षा करना। तो कब की बात है, 1200, ये बात है लगभग 1240 के आसपास की। बोलो कब की, 1240 ईस्वी के आसपास। राव सिया किसका वंशज, सेतराम का पुत्र। कौन से वंश का, घेड़वाल वंश का। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1240 ईस्वी में सिया कन्नौज से कहाँ गया था, मारवाड़ आ गया था। तो ये बताओ आई बात समझ में नहीं आई, किस प्रकार से राष्ट्रकूटों से घेड़वालों की उत्पत्ति हुई है और घेड़वाल कन्नौज से किस प्रकार अपने मारवाड़ आए थे। तो ये मारवाड़ आ गए, तो इसी को कहा जाता है मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक राव सिया, मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिया, और मारवाड़ के राठौड़ों का मूल पुरुष भी कौन है, राव सिया। कब आया था, 1240 ईस्वी के आसपास। देखो भाई आज हमने सबसे पहले अपनी जो रियासत ली है मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। इसमें वंश कौन सा चलता था, राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति, इसके बाद कोई राजपूत जाति ने शासन नहीं किया था यहाँ पर आकर। राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति प्रश्न पूछ लिया जाए तो राठौड़ वंश। राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर कई प्रकार के भिन्न भिन्न मत चलते हैं विद्वानों के, लेकिन मुख्यतः कर्नल जेम्स टोड और मूणौत नैणसी, कर्नल जेम्स टोड एवं मूणौत नैणसी के अनुसार इनकी उत्पत्ति कौन से वंश से, गढ़वाल वंश से। बता दी मैंने आपको।
कहाँ से? कन्नौज यूपी से। जबकि दूसरा प्रमुख मत कौन देते हैं? गोपीनाथ शर्मा, और इनके अनुसार कर्नाटक के राष्ट्रकूटों से। आ गई बात समझ में? और मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी आपको कि तीनों आपस में क्या है? बाह्य। किस प्रकार से? तो राव सिया राठौड़ों को क्या हो गए थे? संस्थापक। आओ इधर, राव सिया। तो देखो सबसे पहली चीज अपन राव सिया की देखते हैं। मारवाड़ की राठौड़ों का संस्थापक। मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक, इसी को क्या कहा जाएगा? मारवाड़ के राठौड़ों का मूल पुरुष। और इसी को क्या कहा जाएगा? मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष। पहली चीज क्लियर। अब जब जैसे ही आया शासक बना तो कोई ना कोई राजधानी तो बनाएगा भाई। तो राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी, और राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी इसने किसको बनाया था? राव सिया ने खेड़। और ये खेड़ कहाँ पर है? बाड़मेर में। बोलो खेड़ कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो राव सिया राठौड़ों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष। प्रारंभिक राजधानी राठौड़ों की खेड़, बाड़मेर। इसके बाद देखो भाई, एक सिंध आक्रमणकारी था इसके काल में, सिंध आक्रमणकारी। और सिंध आक्रमणकारी का नाम क्या था? मारू लाखा। सिंध आक्रमणकारी मारू लाखा को पराजित किया। पराजित करके इंदा प्रतिहारों की, इंदा प्रतिहारों की सहायता की। सिंध आक्रमणकारी मारू लाखा को पराजित करके राव सिया ने, और किसकी सहायता की थी? इंदा प्रतिहारों की। इसलिए प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी पार्वती देवी का विवाह राव सिया के साथ कर दिया। राव सिया के साथ कर दिया। अब देखो 1273 की बात है। कब की? 1273। एक चीज़ मैंने आपको बता दी, देखो ये लिखवाई थी पहले अभी। 1240 ईस्वी के आसपास, 1240 ईस्वी के आसपास कहाँ से आए थे राव सिया जी? कन्नौज से। बोलो कहाँ से आए थे? कन्नौज से मारवाड़ आए। बारह सौ 40 ईस्वी के आसपास कन्नौज से मारवाड़ आए। मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष राव सिया। आते ही प्रारंभिक राजधानी किसको बना लिया? खेर बाड़मेर को। फिर एक सिंध आक्रमणकारी था जिसका नाम क्या था? मारू लाखा। इस मारू लाखा को पराजित करके इंदा प्रतिहारों की सहायता की थी। इसलिए इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी पार्वती देवी का विवाह, तो राव सिया का विवाह किसके साथ हुआ था? पार्वती के साथ। किसको पराजित किया था? सिंध आक्रमणकारी मारू लाखा को। क्लियर चीज। 1273 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए
पालीवाल ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए मुसलमानों के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त। बारह सौ तिहत्तर में राव सिया जी पालीवाल ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए मुसलमानों के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन से स्थान पर, यह ध्यान रखना आपको, बिट्ठू पाली। कौन से स्थान पर? बिट्ठू पाली। बिट्ठू नामक स्थान है जो कहाँ पर है? पाली जिले में। इस बिट्ठू पाली नामक स्थान पर 1273 में पालीवाल ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए राव सिया जी क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और यही बिट्ठू पाली में राव सिया की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, ध्यान रखना। तो राव सिया की अपने इम्पोर्टेंट बात क्या थी? सबसे पहली चीज़ तो संस्थापक, देखो, मूल पुरुष और आदि पुरुष। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? चाहे राव सिया की राजधानी पूछे या राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी पूछे, प्रथम राजधानी पूछे, पहली राजधानी पूछे, क्या होगी? खेड़। कहाँ पर है? बाड़मेर में। दूसरी चीज़, इस राव सिया ने किसको पराजित किया था? मारू लाखा को। और विवाह किसके साथ हुआ था राव सिया का? पार्वती देवी के साथ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1273 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? बिट्ठू पाली नामक स्थान पर। और राव सिया की छतरी भी कहाँ पर है? बिट्ठू पाली नामक स्थान पर। चले भाई आगे देखो, राव सिया के बाद एक शासक आता है राव आस्थान। राव सिया के बाद जो शासक आता है राव आस्थान। और राव आस्थान के बाद जो शासक आता है उसका नाम है राव दुहड़। बोलो क्या नाम है? राव दुहड़। ये क्या छोटे छोटे शासक है, लेकिन क्या है कि बड़े शासक को कड़ी से जोड़ने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें इनकी भी पढ़नी जरूरी होती है। ये लो, राव दुहड़। और इधर कौन हो गए? राव आस्थान। राव सिया के बाद में जो शासक आता है राव आस्थान। कुछ ही ध्यान नहीं रखना, केवल राव आस्थान की एक की चीज आपको ध्यान रखनी है। वो क्या चीज है? देखो, 1291-92 में, बोलो कब की बात है? 1291-92 में जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध पाली की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। राव सिया के बाद राव आस्थान आए थे 1291-92 में जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध पाली की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मारवाड़ के राठौड़ों का वह शासक जो जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन था। क्या आंसर होगा? राव आस्थान। राव आस्थान के बाद कौन आया था? राव दुहड़। राव दुहड़ की आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी, जब राव दुहड़ जी मारवाड़ के शासक बने थे तो इनको ऐसे लगा कि यार हमारी कोई कुल देवी नहीं। हर वंश की कुल देवी जरूर होती है जिसकी पूजा करते हैं, अपने घर में भी होते हैं। आज कुल देवता, कुल देवी, कोई माता जी को मानता है, कोई भैरू जी को मानता है, कोई भोम्या जी को, कोई तेजा जी को, कोई पाबू जी को। उसी प्रकार इस राव दुहड़ ने भी यही सोचा कि हमारी भी कोई वंश की कुल देवी होनी चाहिए। तब इसने पता किया कि हम आए कहाँ से। तब इसको पता चला कि हम कन्नौज से आए। राव दुहड़ जी ने तुरंत अपने फॉर्च्यूनर उठाई और कहाँ निकल गए? कन्नौज।
हाँ, कन्नौज गए और कन्नौज जाकर पूछा गेड़वाल वंश को कि भाई आपकी कुल देवी कौन सी, क्योंकि हमारी उत्पत्ति आपसे बताई जाती है, जो आपकी कुल देवी होगी वो भी हमारी कुल देवी होगी। तो उस कन्नौज के गेड़वालों ने कहा कि हम तो खुद ही कहाँ से आए हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र से आए हैं, राष्ट्रकूटों से हुई हमारी उत्पत्ति, हमारे तो कोई कुल देवी उल देवी नहीं, हम तो ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। राव दुहड़ जी ने तुरंत अपने फॉर्चूनर घुमाई, सीधा कहाँ पहुँच गए, कर्नाटक। और कर्नाटक जाकर राष्ट्रकूटों से पूछा कि भाई तुम्हारी कुल देवी कौन सी है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति हुई है गढ़वालों से और गढ़वाल कह रहे कि हमारी उत्पत्ति हुई है राष्ट्रकूटों से। इसका मतलब जो तुम्हारी कुल देवी होगी वो गढ़वालों की है और जो गढ़वालों की है वो हमारी है। तो उस राष्ट्रकूटों ने कहा कि हमारी कुल देवी तो है चक्रवेश्वरी माता। बोलो कौन है, चक्रेश्वरी माता। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपकी यदि चक्रेश्वरी माता तो हमारी कुल देवी भी क्या हो जाएगी, चक्रेश्वरी माता ही हो जाएगी। और ये चक्रेश्वरी माता की मूर्ति तो बताओ कहाँ से लेकर आए थे, कर्नाटक से। हाँ, राज्य का नाम भी कितना प्यारा है, कर्नाटक। हाँ, अपने गांव में वैसे हो जाते हैं नाटक छोटी सी बात पे, लेकिन यहाँ करना पड़ता है नाटक। हुआ भी था, आपको देखा होगा बीजेपी के टाइम। तो कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर, कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव, ये ध्यान रखना भाई आपको, नगाना गांव। और ये नगाना गांव कहाँ पर है, बाड़मेर। नगाना गांव में स्थापित करवाई। राव दुहड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बाड़मेर के नगाना गांव में स्थापित करवा दी थी। अब धीरे धीरे क्या कि अपभ्रंश होते चला गया। ठीक है, अपभ्रंश होते होते क्या हुआ कि ये नगाना माता, नगाना माता, नगाना माता, नागणेची माता, नागणेची माता, नागणेची माता क्या हो गया, अपने आप नागणेची माता हो गया। अपने जैसे बोलते हैं राम 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 राम, लास्ट में से हो जाता, वैसे ही नगाना माता, नगाना माता, नगाना माता, नागणेची माता, नागणेची। तो ये हो गई धीरे धीरे नगाना गाँव में स्थापित होने के कारण नागणेची माता। धीरे धीरे नगाना गांव में स्थापित होने के कारण ये क्या हो गई थी, नागणेची माता। और यही नागणेची माता राठौड़ों की क्या है, कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता है, नागणेची माता। तो राव दुहड़ का केवल यही प्रश्न बनता है कि राठौड़ों की जो कुल देवी नागणेची माता, इसकी मूर्ति कौन लेकर आए थे, राव दुहड़ जी। कहाँ से लेकर आए थे, कर्नाटक से। कौन सी माता थी उस टाइम, चक्रेश्वरी माता। लेकिन नगाना गांव में स्थापित करवाने के कारण धीरे धीरे ये क्या कहलाने लग गई, नागणेची माता। और यही राठौड़ों की कुल देवी है। तो देखो, राव आस्थान 1191-92 में जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध पाली की रक्षा करते हुए मारे गए थे। राव दुहड़ जी ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव में स्थापित करवा दी। और यही राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है। कौन सी माता, नागणेची माता, क्योंकि ये नगाना गांव में होने के कारण धीरे धीरे नागणेची कहलाने लग गई थी। चलो भाई, अब चलते हैं आगे। राव दुहड़ के बाद में शासक आता है राव मलिनाथ। राव दुहड़ के बाद में जो शासक आता है, राव मलिनाथ। हालांकि राव मलिनाथ को अपन लोक देवता में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार कड़ी जोड़ने के लिए शासकों की अपने को थोड़ा हल्की सी जानकारी यहाँ लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ देखो, जो बाड़मेर का मलानी क्षेत्र है, बाड़मेर का मलानी क्षेत्र इन्हीं के नाम से जाना जाता है। राव मलिनाथ। बाड़मेर का जो मलानी क्षेत्र है वो किसके नाम पर पड़ा था, राव मलिनाथ के नाम पर ही पड़ा था। दूसरी चीज देखो भाई, इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी। ये इनका इंपॉर्टेंट पर्सन है।
राठौड़ों की पहली राजधानी या प्रारंभिक राजधानी कौन सी बताई थी मैंने? खेड़ बाड़मेर। लेकिन जैसे राव मलिनाथ जी शासक बने थे, इन्होंने कहा कि खेड़ बाड़मेर नहीं, दूर पड़ता है आने जाने में, तो इन्होंने अपनी राजधानी चेंज करके अपनी राजधानी किसको बना लिया था? मेवानगर को। बस इनका केवल यही प्रश्न बता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेवानगर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला या मारवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? राव मलिनाथ। और प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि राठौड़ों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेवानगर। और ये मेवानगर भी कहाँ पर है? ये भी बाड़मेर में ही है। ये राठौड़ों की दूसरी राजधानी। कुल जब तक अपन पूरा वंश करेंगे 4 राजधानी आएगी राठौड़ों की, ठीक है ना। ये दूसरी राजधानी हो गई मेवानगर, बनाने वाला कौन? मलिनाथ। देखो इसका समकालीन शासक था गुजरात का महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा कहाँ का शासक था? ये गुजरात का। अब इस महमूद शाह बेगड़ा की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? गिंदोली। अब क्या हुआ था? इस मलिनाथ का पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। ये मलिनाथ जी और मलिनाथ जी के पुत्र का नाम क्या था? जगमाल। ये जगमाल जी कहाँ गए हुए थे? घूमने के लिए गुजरात। जगमाल जी कहाँ गए हुए थे? घूमने के लिए गुजरात। उस टाइम गुजरात का शासक कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। और इसकी पुत्री कौन थी? गिंदोली। इससे जगमाल जी ने गिंदोली को देखा तो गिंदोली से क्या हो गया था? इनको प्रेम हो गया था जगमाल जी को। जगमाल जी ने तुरंत इस गिंदोली से नंबर मांगे, गिंदोली ने मना कर दिया। जगमाल जी को गुस्सा आया। जगमाल जी को क्या पता था कि इसका पिता भी यहाँ का शासक है। इसने सोचा अपने पिताजी मैं मारवाड़ में तो शासक ही, यहाँ से भगा के वहाँ ले लो, फिर तो अपना वहाँ को अपनी कोर्ट और अपना ही थाना। और ये भाई साहब जगमाल जी ने क्या करा? इस गिंदोली को उठाया और मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। और ये गिंदोली को लेकर कहाँ आ गए थे? मारवाड़ आ गए थे। ये गिंदोली को लेकर मारवाड़ आ गए थे। हालांकि इससे मलिनाथ जी नाराज भी हो गए थे। मलिनाथ जी ने इसको गलत बताया था। और ये जिस दिन भगा के लाए थे उस दिन कौन सा था? गणगौर का दिन था। बोलो कौन सा दिन था? गणगौर का दिन था। इसीलिए मारवाड़ में आज भी गणगौर के गीतों में क्या गाई जाती है? गिंदोली गाई जाती है। गाई तो बहुत होगी आपने, लेकिन पता आज चल रहा है आपको कि क्यों गाई जाती है। क्योंकि गणगौर के दिन राव मलिनाथ के पुत्र जगमाल ने गुजरात के महमूद शाह बेगड़ा की पुत्री गिंदोली को उठा कहाँ लेकर आ गए थे? मारवाड़ लेकर आ गए थे। इसी कारण मारवाड़ क्षेत्र में गणगौर के गीतों के अंदर क्या गाई जाती है? गिंदोली गाई जाती है। और एक मलिनाथ जी का प्रश्न ये बनता है कि पश्चिम राजस्थान में इनको लोक देवता के रूप में पूजा। तो देखो सबसे पहले रावचूड़ा की यदि अपन बात करें तो ये वीरमदेव का पुत्र था। वीरमदेव का पुत्र। अब ये वीरमदेव कौन था? तो ध्यान रखना ये मलिनाथ का भाई था। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वीरमदेव का पुत्र एवं मलिनाथ का भतीजा। वीरमदेव का पुत्र एवं मलिनाथ का भतीजा कौन हो जाएगा? रावचूड़ा। अब रावचूड़ा जी को क्या है कि शादी का शौक था। किसका शौक था? शादी का। हाँ, उस टाइम में इन्होंने 3 शादियां कर ली थी और तीनों में गजब का काम किया था इन्होंने। इधर देखो अपन भी करवाते हैं, हो सकता है कुछ आपके भी पांति आए जीमने को। अभी लॉकडाउन वैसे ही जाए नहीं, ऑनलाइन तो खा ही सकते हो। पहली पत्नी का नाम था इनकी लीला दे। बोलो क्या नाम था? लीला दे। इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था चांद कंवर। और जो तीसरी पत्नी थी उनका नाम था किशोर कंवर। तीसरी पत्नी का नाम क्या था? किशोर कंवर। अब देखना भाई इधर, पहला इन्होंने विवाह किया था किसके साथ? लीला दे के साथ। ये सोलंकियों की राजकुमारी थी। पहली चीज तो सोलंकियों की राजकुमारी।
दूसरी चीज़ देखो भाई, जब इसका लीलादेह के साथ विवाह हुआ था तो इनको कोई डिलक्स स्प्लेंडर नहीं मिली थी, पूरा मंडोर मिला था देश में रावचूड़ा को। क्या मिला था? पूरा मंडोर। हाँ, मजे हो गए। मंडोर देश में मिला। अपने एक मोटरसाइकिल दे दे तो पड़ोसियों को बोलने नहीं दे मम्मी, अपने मंडोर मिल जाए आज तो देश में क्या मिला था इनको? मंडोर देश में मिला था। और जब मंडोर देश में मिल गया तो रावचूड़ा ने अपनी राजधानी किसको बना दिया था? मंडोर को। बोलो किसको बना दिया था? मंडोर को। तो ये बताओ, ये राठौड़ों की कौन सी राजधानी हो गई भाई? तीसरी राजधानी हो गई। पहली खेड़ बाड़मेर रावशिया द्वारा बनाई गई थी, दूसरी मेवानगर मलिनाथ द्वारा बनाई गई थी, और तीसरी राजधानी इनको जब मंडोर देश में मिला था रावचूड़ा को, तो मंडोर को अपनी क्या बना दिया था? राजधानी। किसके साथ हुआ होता? सोलंकियों की राजकुमारी लीलादेह के साथ। दूसरी इनकी जो रानी थी, देखो दूसरी रानी का क्या नाम था? चांद कंवर। इस चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी का निर्माण कहाँ पर है? ये चांद बावड़ी जोधपुर में। किसके द्वारा बनाई गई थी? रावचूड़ा की पत्नी या रावचूड़ा की रानी चांद कंवर द्वारा बनाई गई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो अपने राजस्थान की प्रमुख चांद बावड़ी वो कहाँ पर है? आबानेरी दौसा के अंदर है। लेकिन यदि ऑप्शन में आबानेरी दौसा नहीं हो और प्रश्न पूछ लिया जाए कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा जोधपुर। किसने बनाई थी? रावचूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने। लेकिन फर्स्ट प्रायोगिता किसको देनी है? आबानेरी दौसा को। तीसरी पत्नी थी भाई इनकी किशोर कंवर, और किशोर कंवर ने क्या करा कि रावचूड़ा जी को कहा था कि इनके पुत्र थे जिनका नाम था कान्हा। कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया किशोर कंवर के कहने पर। किशोर कंवर के कहने पर। एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पर एक लाइन आई है किशोर कंवर के कहने पर। अब पूरा मारवाड़ इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको ये लाइन कई जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि मारवाड़ के साथ इतने बोले थे कि सब काम किसी ना किसी के कहने पर ही किए। अब इसने क्या करा कि किशोर कंवर के कहने पर रावचूड़ा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी का मतलब हो गया कि जब कोई राजा मरेगा तो उसके बाद में उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, शासक कौन बनेगा, वो होता है उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी मुख्यतः किसको बनाया जाता था? ज्येष्ठ पुत्र को या बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लेकिन इसने क्या करा? किशोर कंवर के कहने पर अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो भाई इस रावचूड़ा का बड़ा पुत्र कौन था? तो इसका ज्येष्ठ पुत्र था रणमल राठौड़। इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? रणमल राठौड़। अब इस रणमल राठौड़ को भी तो कुछ देना पड़ेगा भाई। तो इस रणमल राठौड़ को इसने क्या दे दी थी? जोजावर की जागीर। जोजावर की जागीर दी। और भाई ये ज्येष्ठ पुत्र था इस रावचूड़ा का रणमल राठौड़, उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाकर किशोर कंवर के कहने पर उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? कान्हा को घोषित कर दिया। और इसको खुश करने के लिए जोजावर की जागीर दे दी। लेकिन ये जोजावर की जागीर से संतुष्ट नहीं था और ये रणमल राठौड़, इस रावचूड़ा की एक पुत्री भी थी, इसका नाम था हंसाबाई। ये रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई को लेकर ये जोजावर की छोड़ छाड़ के अपने सलेम की गली नारकली डिस्को चली, और ये यहाँ से मारवाड़ छोड़कर किस ओर भाग गया था? मेवाड़ की ओर भाग गया था। और उस टाइम मेवाड़ का शासक था राणा लाखा, जिसको राणा लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो अब कल की क्लास में अपन चर्चा करेंगे रणमल राठौड़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।